नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। जैसा कि हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आज पॉलिटी की प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज है जिसमें 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं। आपको करना बस इतना है कि हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में स्कोर करना है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग इसके लिए। जिनके 25 से ज़्यादा नंबर होंगे समझिएगा कि उनकी पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ दिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो हमारे साथ देखना है। बाद में भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। आपको बताना है ये बात। नीचे अनुच्छेद दिए गए हैं 330, 332, 222, 345। लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति और जाति को आरक्षण प्राप्त है, आपको बताना है कि वो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 330। ये वही अनुच्छेद है जिसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, उनको आरक्षण दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत। तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आपको इसे ध्यान में रखना है अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। ए, पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। सी, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। डी, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। आपको इसका राइट आंसर क्लिक करना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इस वीडियो में टफ, इजी और मॉडरेट क्वेश्चनों का जो समन्वय है, यानी कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी मिल सकते हैं। फिलहाल अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत इजी होगा। जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी लोग। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग आंसर करें। भले ही उनको इस प्रश्न का आंसर ना पता हो, फिर भी जो है कुछ गेस कीजिए, मे बी आपका आंसर सही हो जाए। पार्टिसिपेट कीजिए इस टेस्ट सीरीज में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं आप कीजिए। जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र है वो पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के न्यायालय की देखरेख में आता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ऑप्शंस है तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। आपको बताना है कि जो तमिलनाडु हाई कोर्ट, तब केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आता है।
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी केरल हाई कोर्ट। जो केरल हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र है, वो न्यायालय है, वो लक्षद्वीप के लिए भी कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें हम तो 1956 यानी 1956 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है, अगर उस संख्या में कमी या वृद्धि करनी हो तो उसको कौन कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को परिवर्तित किया जा सकता है? राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कानून बनाकर संसद द्वारा। संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ये बात तो हम सभी को पता है। और संसद कानून बनाकर जजों की संख्या को बदल सकती है। अगर आपको पता हो तो प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या केवल 7 थी, मात्र 7। यह संख्या 56, 77 और 85 में बढ़ाई गई। अभी हाल फिलहाल में भी जजों की संख्या में वृद्धि की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे वो मात्र 7 थे, 7। ठीक है, और इसको संसद द्वारा कानून बना करके बढ़ाया जा सकता है। आपको कमेंट सेक्शन में, इस लाइव चैट के नहीं, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको बताना है, ये होमवर्क है आपका, कि जो प्रारंभ में जजों की संख्या थी वो तो मैंने आपको बता दी 7। आपको बताना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करते रहना चाहिए? यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए। यानी उसे 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए यानी 10 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली को एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन ने बनाया था? जो दिल्ली को एनसीटी है वो किस संशोधन द्वारा बनाया गया? 63वां, 69वां, 74वां या फिर 76वां? ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे आने की संभावना भी इस प्रश्न की बराबर बनी हुई है।
इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 69वां। ऑप्शन नंबर बी 69th इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान दीजिएगा। 69th संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। 91 में संशोधन हुआ और 92 में एनसीटी की स्थापना की गई। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था 69वां संविधान संशोधन। कब हुआ? तो ये हुआ 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 लाख। तीन स्तरीय पंचायत राज प्रणाली यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इसमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही है जबकि तीसरा गलत है। अब तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि लिखा हुआ है राज्य में सभी कार्यकारिणी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, जबकि यहाँ मुख्यमंत्री ना होकर के क्या होना चाहिए था? राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि राज्य के सभी कार्यकारिणी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर ना लेकर के राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ए, राज्य विधानसभा, बी, संसद, सी, राष्ट्रपति, डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसे पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शंस हैं राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राज्यपाल को ये उसके कार्यालय जो राज्यपाल की सेवा शर्तें हैं उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान भी हटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यकारी मुखिया होता है। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 10, एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला, सिंधी और नेपाली,
दूसरा कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा संथाली और कोंकणी, पांचवा डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? जो 92वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी आपको बताना है। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 5, 4 और 5। उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी एक साथ पूछ लिया जाता है, कभी कभी अलग रूप से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर और 5 नंबर, यानी बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली। जो 2003 में भाषाएं जोड़ी गई थी वो थी बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। 3 और 5 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी 3 और 5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 3 एंड 5। बाकी जो भाषाएं दी गई हैं वो कब जोड़ी गई हैं? तो 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। उसके बाद आपका 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। कौन कौन सी? बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसको याद करने का तरीका जानना हो तो 67 में तो सिंधी हो गई क्योंकि एक ही भाषा थी, और 1992 में जोड़ी गई है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? NMK, नमक का शॉर्ट फॉर्म है, AA हटा दीजिए, NMK। ध्यान रखिएगा, क्या? NMK। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई? 92 में। जबकि 2003 में कौन कौन सी? BDMS। कौन कौन सी? BDMS, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कब जोड़ी गई? 2003 में। तो ये याद करने का शॉर्ट फॉर्म था, इससे आप आसानी से इस प्रश्न को आगे बना पाएंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 1967 में सिंधी, 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी को समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहला, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है, ये बात आपको बतानी है। A 1 और 4, B 1, 2 और 4, C 2 और 3, D 1, 2, 3, 4। आपको बताना है कि भारत में निम्न समुदायों में से किसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, यानी 1, 2, 3, 4, यानी इन सभी को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 12, चुनाव आयोग के बारे में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। A, यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। B, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। C, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। D, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ साथ भी चिंतित है।
यानी फिर से चौथी स्टेटमेंट, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों से भी चिंतित है, यानी इसको दोनों का चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 साल कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, यानी जो चुनाव आयोग में आते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 13, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमा की शक्ति। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। इनमें से किसका मिलान सही है, यानी आपको ऊपर से लेकर के 1 2 3 4 जो दिया गया है उनमें किसका मिलान सही है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 2 और 3। 1 2 और 3 सही हैं, जबकि 4 गलत है। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, ना कि अटॉर्नी जनरल के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। पहला, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल करता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं सूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है। चौथा, अगर व्यक्ति को निर्वारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है। आपको बताना है कि संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शंस हैं केवल 2, केवल 4, 1 और 4, 1 2 और 3 4। 1 2 और 4, 3 नहीं, 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से प्रश्न पढ़िए और आंसर कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने सांसदों की निर्भरता से संबंधित कानून जो है उसको पढ़ा हुआ है, तो वो उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा। सही जवाब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। केवल 4, यानी जो चौथी स्टेटमेंट है ये इसका आधार नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आधार पर किसी सांसद को निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 102 में की गई है। किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा
अगर वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है, यानी लाभ का कोई पद रखता है, तो इस कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा अनेक जो धारक है उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब वह जो जिस कार्यालय के बारे में संसद द्वारा घोषित किया गया है उसके अलावा यदि कोई कार्यकाल रखता है वो, या लाभ का पद रखता है, तो अयोग्य घोषित नहीं होगा। जबकि जो घोषित संसद द्वारा घोषित किए गए हैं कि ये पद लाभ के पद होंगे, वो सांसद धारण कर लेता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि वह अस्वस्थ है तो उसे, और अदालत ने उसे अक्षम घोषित किया गया है, तो वह जो है निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। दिवालिया नहीं होना चाहिए। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति दी है उसने, तो उसे निर्योग मतलब अयोग्यता का आधार घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर उसे किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो उसको स्पष्टीकरण प्राप्त करने तक अयोग्य घोषित माना जाएगा। यदि व्यक्ति को 10वीं सूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया, जो संविधान की 10वीं सूची है, तो किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। मतलब जो अगर वो लाभ का पद रखता है जिसे संसद ने बताया है, घोषित किया है, तो अयोग्य है। उसने भारतीय नागरिकता के अलावा किसी नागरिकता एक्सेप्ट कर ली है तो अयोग्य है। 10वीं सूची के तहत उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है तब अयोग्य है। इसके अलावा अगर किसी कानून द्वारा उसे रोक दिया गया है, उसे अयोग्य घोषित किया गया है, तो फिर वो चुनाव लड़ने के लिए या संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। मात्र उसे गिरफ्तार करने से या रोक देने से व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? जो 6ठी अनुसूची है उनमें जिन 4 राज्यों का उल्लेख है आपको बताना है कि वो राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 6ठी अनुसूची के तहत जो शामिल 4 राज्य हैं वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद कैसे रखेंगे? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? यानी नए राज्य बनाने के लिए किस अनुसूची में संशोधन होता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में ही संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, तो पहली अनुसूची इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? यानी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हैं उन पर निर्णय किस अधिकार के तहत लेने का प्रावधान करता है? अपीलीय, वास्तविक, सलाहकार, रिट। आंसर कमेंट कीजिए।
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार प्रदान करता है। यानी अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, तो किस अधिकार के तहत? वास्तविक न्यायाधिकार के तहत। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? यानी इम्पीचमेंट के लिए भाग नहीं लेगा लेकिन चुनावी कॉलेज का हिस्सा होगा। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य विधानसभा, डी राज्य विधान परिषद। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो डी लिखा हुआ है राज्य विधान परिषद, इसको काट करके आपको लिख समझना है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, NOT। ABC में से आंसर बताना है कि कौन सा कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। प्रश्न का सही जवाब होगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य विधानसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? ए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, बी पंचायती राज में सुधार, सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, डी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। स्वर्ण सिंह समिति ने किस चीज की सुझाव दिया था, किस बात का सुझाव दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल लगा दिया, 1975 से 77 तक चला, के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक समिति बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब इस समिति को क्या कहा गया? कहा कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए और अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं। इसके लिए उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संविधान में एक नए भाग के रूप में जोड़ दिया गया। कौन सा? भाग 4 का, यानी 4A में इसे जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का जो सुझाव दिया था वो दिया था स्वर्ण सिंह ने, सरदार स्वर्ण सिंह। कब बनाई थी कमेटी? तो 76 में। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? किस प्रदेश में आरक्षित हैं लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जाति को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आरक्षित सीटें हैं कहीं तो वो है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित
कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। राज्यों के गवर्नर्स, प्रमुख राष्ट्रपतियों, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा व लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल के मंत्री, आपको इन सब को अरेंज करना है उनके प्राथमिकता या वरीयता क्रम में। इस प्रश्न में मुझे कुछ एरर लग रही है, तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप। बढ़ते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है कई जगह इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न को जो है छोड़ दीजिए। आगे इस प्रश्न को हम फिर कराएंगे अगली क्विज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज, कृषि। ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कि 7वीं जो अनुसूची समवर्ती सूची दी गई है उनमें कौन से विषय आते हैं, कौन सा विषय है उस सूची में चारों ऑप्शंस में से। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वन। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों ने किसी एक विषय पर कानून बना दिया है तो उस समय केंद्र का कानून प्रभावी होता है। जो वन है आपका इन ऑप्शंस में से, वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी वन पर दोनों कानून बना सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन। जल्दी से बताइए कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का सभापति होता है, इस वजह से कि इसे हटाने का प्रस्ताव भी केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी दिया जा सकता है, जिसमें कम से कम 50 अनुमोदकों की जरूरत होती है। प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न आपके सामने, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ए, रक्षा मंत्रालय, बी, गृह मंत्रालय, सी, विदेश मंत्रालय, डी, सड़क परिवहन मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग, बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बात आपको बतानी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ। जल्दी से आंसर्स कीजिए।
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषदें हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। आपको बताना है कि निम्न में से किन राज्यों में विधान परिषदें हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा सही होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। पहले आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर, इन तीनों में विधान परिषदें थी, यानी कुल 7 राज्यों में जम्मू कश्मीर के साथ। जबकि अब जम्मू कश्मीर से विधान परिषद का प्रावधान खत्म करके 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। इसके अलावा वो 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। इनके अलावा राजस्थान, असम, ओडिशा ने अपने राज्यों में विधान परिषदें बनाने के लिए मंजूरी दे दी है, यानी यहाँ विधान परिषदें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। अगर विधान परिषदों के गठन की बात करते हैं तो विधान परिषदों के गठन के लिए अनुच्छेद 169, 171(1), 171(2) में इनके गठन का प्रावधान दिया गया है। अब गठन का प्रस्ताव पेश कैसे किया जाता है, तो वो विधानसभा में उपस्थित जो सदस्य हैं उनको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेज दें। उसके बाद अनुच्छेद 102, 171(2) के तहत लोकसभा और राज्यसभा इसे पारित कर दे। लास्ट में राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर दे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उस राज्य में विधानसभा गठित हो जाती है, यानी गठन को मंजूरी मिल जाती है। तो अभी 6 राज्यों में है, जैसा मैंने आपको बताया। पहले जम्मू कश्मीर में थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण संशोधन विनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240, ध्यान रखिएगा, के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियम निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? यानी जो अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए उपाय करने की प्रावधान है, उसके तहत एक कानून बनाया गया, अंडमान निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम 2012। उसके तहत ये जातियां दी गई हैं, इनमें से किसकी वो रक्षा करेगा? हाल ही में ये जातियां चर्चा में रही थी, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जारवाज। आपको बताना है कि बाकी 3 जातियां जो दी हुई हैं, ओंगेज, सोम्पेंस और सेंटिल्स, ये भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तीनों ए और बी और सी जो जनजातियां हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी संसदीय कार्य मंत्री, डी केंद्रीय वन मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री। NDMA एक्ट 2005, इसके तहत एक निधि बनाई गई है, आपदा प्रतिक्रिया निधि। उसका संचालन कौन करता है? इस बात को आपको बताना है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। इनमें से कौन सा कर
केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है। निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स, बिजली खपत / बिक्री टैक्स। किन करों का 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2। जबकि कृषि आय पर टैक्स और बिजली खपत टैक्स ये राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रकार सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल हैं। यानी इसमें बताना है आपको कि केंद्रीय बजट में किन चीज़ों पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती, किन खर्चों पर। पहला, सांसदों के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, सीएजी की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है आपका वो सही है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या फिर ये सभी। आपको बता दें कि चार्ज किए व्यय ऐसे होते हैं जिनमें जब बजट पेश किया जाता है तो उन पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती। वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। दिए गए व्ययों में से कौन से व्यय ऐसे हैं जो गैर वोट योग्य हैं? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ एबव। इनमें से सभी यानी प्रीसीडिंग अधिकारियों के, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायाधीशों के वेतन, सीएजी की सैलरी भत्ता, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, ये सारी चीज़ें चार्ज किए गए व्यय में शामिल हैं। उम्मीद है कि आपको इन 30 प्रश्नों में जो हमने शामिल किए थे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे नए प्रश्न भी आपके सामने आए होंगे। ऐसे ही पॉलिटी की ये टेस्ट सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए हैं, उनका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन मैं भी भूल गया। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? यानी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। और दूसरा क्वेश्चन था कि जो जनजातियां हैं जो दी गई थी, क्वेश्चन नंबर 27 था शायद, 27 में ये 3 जनजातियां जो दी गई हैं ये भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ध्यान रखना है, ओंगेस, सैम्पेन्स एंड सेंटिल्स ये भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसको बताना है। साथ ही साथ ये बताना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।